बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मर्तबा फिर हम लोग वेव का टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में भी वेव के टॉपिक पर ही बात हुई थी। तो आज सबसे पहले हम वेव के टॉपिक पर जो टॉपिक से रह गए हैं, एक टॉपिक रह गया इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कंप्लीट करके फिर वेव के टॉपिक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसे नॉर्मली हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस एच एम भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन हर उस बॉडी की मोशन को बोलोगे जो दो कंडीशन वेरीफाई करे। नंबर एक, वो वाइब्रेटरी मोशंस करे, जिसे हम लोग टू एंड फ्रो मोशंस भी कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशंस करे। वाइब्रेटरी मोशंस ये मोशन है जिसमें कोई बॉडी एक पॉइंट के पहले राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट ये मूव करता है, ये वाइब्रेटरी है, जिसे टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। नंबर 2, बॉडी इस कंडीशन को वेरीफाई करे कि बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किसको बोल रहा हूं ये पॉइंट भी क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है और न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यू में हम गलती कर जाते हैं। ये देखिएगा, वाइब्रेटरी मोशन ये है, बॉडी राइट गया, फिर इधर से लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ये जो पॉइंट है ना, ये इसको कहते हैं मीन पोजीशन या मीन पॉइंट। ये है मीन पॉइंट, ये। और ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी और वो भी। तो मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एक्स। तो एक तो हम एक्स कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसका एक और नाम भी है। एक्स को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक, तो जब भी कोई बॉडी अपनी मोशंस के दौरान ये दो कंडीशन वेरीफाई कर ले, वाइब्रेटरी मोशन और बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो हम कहते हैं बॉडी की मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक, अच्छा, अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, ए प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। ये जो माइनस का साइन है ना, ये मैथमेटिकली हम लोग टू एंड फ्रो मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेटरी मोशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये दूसरी कंडीशन तो है ही है। यानी जब इन दोनों कंडीशन को मर्ज करना होता है तो इस कंडीशन में वाइब्रेटरी मोशंस के लिए हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। देखो, एक्स है एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, ये कभी इटसेल्फ नेगेटिव का नहीं होता है, ये सिर्फ इटसेल्फ नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ जब माइनस कहीं लग जाए तो इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट का माइनस नहीं है, ये माइनस किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये माइनस वाइब्रेटरी मोशंस, टू एंड फ्रो मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी वाइब्रेटरी मोशंस करता है तो अक्सर एक एमसीक्यू पूछ लेते हैं, वाइब्रेटरी मोशन जब करता है, वाइब्रेटरी मोशन
ड्यू टू, वाइब्रेटरी मोशन होने की वजह कौन होती है? याद रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेटरी मोशन जब होती है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो उसकी वजह बॉडी का इनर्शिया होता है। बॉडी का, यानी मैं आपको, आप पर फोर्स लगाकर आपको वाइब्रेटरी मोशन नहीं करवा सकता। यानी मैं ये सोचूं कि मैं अपनी फोर्स लगाऊं आप पर और आपसे जो है ना मैं टू एंड फ्रो मोशन करवाऊं, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि न्यूटन ने बोला था कि फोर्स और मोशंस की डायरेक्शन सेम होती है, तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो आप एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, रिवर्स नहीं आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, वाइब्रेटरी मोशंस हमेशा इनर्शिया की वजह से होती है, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। इनर्शिया बिल्कुल मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, सॉरी फिर से बोलो। इनर्शिया, वो अभी देखते हैं कैसे यूज होता है, अभी देखते हैं। पहले यहां पर एक और वर्ड देखो, सिंपल का वर्ड क्लियर है, मोशन का वर्ड तो आसान सा। हार्मोनिक का क्या मतलब होता है? हार्मोनिक का मतलब होता है लूप। हार्मोनिक का मतलब होता है लूप, और लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। तो जब कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन करता है तो पाथ कैसा होता है? क्लोज। ये देखो, ये गया, ये वापस आया। क्लोज का मतलब होता है जहां से मूव करना शुरू किया वापस वहीं पर आया, तो इसलिए हार्मोनिक मोशन यानी लूप में मोशन। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब हम पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उससे कुछ नई चीजें निकालेंगे, और वो न्यूमेरिकल टाइप और थ्योरेटिकल टाइप के एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि इनर्शिया कैसे रोल प्ले कर रहा है। ठीक, इधर देखोगे, हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, और फिर साथ में वर्ड इस्तेमाल होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हो? किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो और उसकी शेप बदल जाए। फोर्स रिमूव करने पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन कर ले या रिटेन करने की कोशिश करे। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिस बॉडी के अंदर होती है उस बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा। अब याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी तीन तरह की होती है। इलास्टिसिटी कितनी टाइप की होती है? तीन टाइप की, तीन टाइप की। पहले तो एक पॉइंट और क्लियर करो कि इलास्टिसिटी का दूसरा नाम होता है मॉडुलस। क्या होता है? मॉडुलस। इलास्टिसिटी का दूसरा नाम होता है मॉडुलस। इलास्टिसिटी का दूसरा नाम है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रिलेशंस को बोलते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रिलेशन को बोलते हैं। सुनोगे, स्ट्रेस क्या होता है? इलास्टिक बॉडी पे जो फोर्स लगती है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का दूसरा नाम है प्रेशर। प्रेशर ऑन एन इलास्टिक बॉडी। स्ट्रेस का दूसरा नाम है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही होता है, F/A। यूनिट प्रेशर का होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट भी यही होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है?
जब इलास्टिक बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। बॉडी की लेंथ होगा तो लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया है तो एरिया चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। उसको कहते हैं स्ट्रेन। अच्छा, अब कितना लेंथ है तो कितना लेंथ चेंज होगा, कितना एरिया है तो कितना एरिया चेंज होगा, कितना वॉल्यूम है तो कितना वॉल्यूम चेंज होगा। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्लियर कर लो, ये न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यू में बड़ा कंफ्यूज कर देता है। फर्स्ट करो, मैंने कहा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ 2 मीटर, अज्यूम ये बोल दिया मैंने। अब समझ में नहीं आता ये हमको क्या दे दिया इन्होंने डेटा में, गौर से सुनोगे। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का मतलब तो हुआ डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ का मतलब डेल्टा एल। फ्रैक्शनल का वर्ड मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। ये गिवन है 2 मीटर। जब भी फ्रैक्शनल का वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो चेंज होने वाली वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये वॉल्यूम बोल देता तो ये डेल्टा वी ओवर वी हो जाता, एरिया बोल देता तो डेल्टा ए ओवर ए हो जाता। सही है। अब तो फ्रैक्शनल चेंज को हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसको कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसको याद रखोगे हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। इसे हम लोग हुक्स लॉ भी कहते हैं। तो जो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस, मॉडुलस वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो को बोलते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो को बोलते हैं मॉडुलस। और मॉडुलस क्या है, इलास्टिसिटी का दूसरा नाम है। इलास्टिसिटी क्या है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपनी शेप रिटेन करने की सलाहियत रखता है। जैसे प्लास्टिक है, मैंने यूं किया छोड़ दिया वापस आ गया। रबर है, प्रेस किया शेप चेंज हो गई, छोड़ दिया वापस जगह पे आ गया। स्प्रिंग है, हल्का सा खींचो छोड़ दो वापस अपनी जगह पर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का दूसरा नाम मॉडुलस है। मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशो को बोलते हैं। तो जल्दी से बताओ मॉडुलस का यूनिट क्या होगा, मॉडुलस का यूनिट क्या होगा, मॉडुलस का जल्दी से 10 सेकंड। क्या, सोचो सोचो। गुड। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, एक जैसी क्वांटिटी के दरमियान रेशो है। हाँ, ये यूनिट कैंसिल। तो जो यूनिट स्ट्रेस का वही यूनिट मॉडुलस का। स्ट्रेस का यूनिट पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस का यूनिट भी यही है। अब मॉडुलस 3 टाइप का, एक यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ये याद रखोगे, ये स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन का तो मतलब फ्रैक्शनल चेंज, अगर लेंथ चेंज होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब है स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा एल ओवर एल। तो स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के दरमियान रेशो को बोलते हैं यंग मॉडुलस और इसको लिखते हैं वाई से।
ठीक, ये पहली टाइप हो गई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। दूसरा दूसरा कहलाता है बल्क मॉडुलस। क्या कहलाता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के दरमियान रेशियो को बोलते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी ओवर वी। बल्क मॉडुलस को बीटा से लिखते हैं, स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और तीसरा होता है शेयर स्ट्रेन, शेयर मॉडुलस। ये स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रेशियो को बोलते हैं। और शेयर स्ट्रेन ये इसके तीन फॉर्मूले हैं, डेल्टा ए ओवर ए, टेन थीटा, तीसरा डेल्टा एक्स ओवर एल। फिलहाल इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ यहां से एक पॉइंट निकल आया था। यानी इसमें यही याद रखना है कि मॉडुलस इलास्टिसिटी का दूसरा नाम है, इलास्टिसिटी को मॉडुलस कहते हैं। तीन टाइप होता है, यंग मॉडुलस, मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशियो होता है, यंग मॉडुलस स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस स्ट्रेस, स्ट्रेस सब में कॉमन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो यंग मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेन है तो बल्क मॉडुलस, और शेयर स्ट्रेन है तो शेयर मॉडुलस। ये तीन टाइप का मॉडुलस है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो स्प्रिंग जो है वो आपको पता है कि एक इलास्टिक बॉडी है, एग्री करते हो? ठीक है, तो मैंने एक स्प्रिंग ले लिया, ये एक स्प्रिंग ले लिया। स्प्रिंग के दो एंड है, एक एंड को सपोर्ट करके किसी चीज से बांध दो, यहां पर ये एक बॉडी अटैच किया। इनिशियली बॉडी किस कंडीशन में होगी? रेस्ट में। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मीन पॉइंट, मीन पॉइंट, सही है। अब और से हो गए, इसको पुल करो राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में पुल करोगे तो लेंथ क्या होगी? थोड़ी खींचेगी, खींचेगी। इसे एक्स ले लो, एक्स को बोलेंगे एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट। अब इसको मैंने रिलीज किया, छोड़ दिया, क्या होगा? अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगी ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू, अब इस पॉइंट को समझो, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, ये भी पता है, लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब मैंने इस पे फोर्स लगाकर इसको पुल किया तो ये इलास्टिक बॉडी के साथ अटैच्ड है, यानी इसकी फौज ये है, यहां पर बैक हैंड पे ये सपोर्ट कर रहा है, ये अकेला नहीं है। अब जब मैं इसको खींचता हूं ना तो ये स्प्रिंग बोलता है कि आप जो फोर्स खींच लगा रहे हो मूव करवाने के लिए बॉडी को, उस फोर्स में से थोड़ा सा हिस्सा वो अपने अंदर स्टोर करेगा। और ये हर इलास्टिक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी इलास्टिक बॉडी पर फोर्स लगाओगे ना तो वो उस अप्लाइड फोर्स में से कुछ हिस्सा अपने अंदर स्टोर करता रहता है, अपने अंदर स्टोर करता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टोर कर रहा है, अब यहां पे लाए, अब हमने छोड़ दिया, पहले तो मैं इसको मूव करा रहा था, अब मैंने यहां पर लाने के बाद बोला तुम आजाद। तो ये जो
फोर्स स्टोर कर रहा था ना, वो इसको कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपको वापस लेकर आऊंगा। और वापस लाने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है ना, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। पहले स्टोर करता है, फिर रीस्टोर करता है, इसलिए उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो याद रखोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशंस करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर पॉइंट लिख देता हूं, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो फोर्स इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। अभी तो देखोगे, अगर इसका मास ज्यादा है, ठीक है, और इसका मास कम है, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी उसी हिसाब से लगेगी। और मास का ताल्लुक किससे है? इनर्शिया से है। इनर्शिया क्या था? यहां पर देखो, मैंने पुल किया तो ये बॉडी कह रहा है मुझे मत खींचो, लेकिन चूंकि मेरी फोर्स ज्यादा थी तो मैं जीत रहा था। अब मैंने रिलीज किया तो ये बॉडी क्या बोलेगा? मैं अपनी जगह पे वापस जा रहा हूं। इसी को तो कहते हैं इनर्शिया। यानी आप जब स्टेट चेंज करना चाहते हो तो बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करता है? रेजिस्ट करता है। मैं खींच रहा हूं, वो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, कह रहा है मत खींचो। और जैसे ही मैं छोड़ता हूं, बोलता मैं अपनी जगह पे वापस जा रहा हूं, क्योंकि वो तो मना कर रहा था। इसी को तो कहते हैं इनर्शिया। अब ये मास जितना ज्यादा होगा, इनर्शिया इतना ज्यादा होगा, इतनी तेजी से ये रह जाएगा। और अगर ये मास कम होगा तो ये स्लो जाएगा, ये मास ज्यादा होगा तेजी से जाएगा। इसलिए हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन इनर्शिया पे डिपेंड करता है, और इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। राइट? अच्छा, अब इधर देखोगे, अब इसको मैंने यहां से रिलीज किया तो टूवर्ड्स मीन पॉइंट मूव करेगा, रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। अब ये बताओ आगे कितना मूव करेगा? मीन पॉइंट के लेफ्ट कितना मूव करेगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना राइट डायरेक्शन में आपने इसको पुल किया था। यानी ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगा, लेकिन फॉर अ सिंगल वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए उतना ही होगा। लेकिन अगली मर्तबा सेकंड वाइब्रेशन में ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। देखो ना, ये गया, अभी जब वापस जाएगा तो यहां पे नहीं आएगा, थोड़ा कम, वापस थोड़ा कम, फिर वापस थोड़ा और कम, फिर वापस थोड़ा और कम, और ऐसे होते होते फिर मीन पॉइंट पे क्या होगा? रुक जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग के साथ ये जो बॉडी अटैच्ड है ये वाइब्रेटरी मोशन तो कर रहा है। अब देखोगे, अगर मैं इसको हल्का सा खींचता हूं, हल्का सा खींचता हूं, तो डिस्टेंस है एक्स, यहां से रिलीज करता हूं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा पुल कर लूं, अब छोड़ो, तो पहले के मुकाबले में स्लो जाएगा तेज जाएगा? तेज जाएगा। क्या जाएगा? तेज। क्यों? क्योंकि जब मैं खींच रहा था तो मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा था, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के दौरान वो अपने अंदर फोर्स जमा करता रहता है, फिर रिलीज करूंगा तो वो उसको उसी को रिस्टोर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कम तो स्लो वेलोसिटी से आ रहा है, स्लो वेलोसिटी से आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी कम, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। अब रिलीज किया, तेजी से आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा। तो डिस्टेंस और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वाइब्रेटरी मोशन पहले कर रहा था, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है स्प्रिंग के इस एंड के साथ ये जो बॉडी अटैच्ड है, जब ये मूव करेगा तो इसकी मोशन कैसी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि बॉडी वाइब्रेटरी मोशन करे और उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक? क्लियर? ओके। अब सवाल,
रीस्टोरिंग फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? पता है क्या है? वो तो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला है। रीस्टोरिंग फोर्स फॉर स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला होता है, रीस्टोरिंग फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के एक्स। F इज इक्वल टू के एक्स। एक्स तो पता है, डिस्प्लेसमेंट है। के कांस्टेंट तो है। के का नाम क्या है? के दो नाम है। नंबर एक, के का एक नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। हुक्स नहीं हो सकता है। रीजन, हुक्स लॉ का ताल्लुक स्प्रिंग से नहीं है। हुक्स लॉ स्प्रिंग में भी वेरीफाई होगा, लेकिन उसका स्प्रिंग से ताल्लुक नहीं है। हुक्स लॉ तो बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चाहे स्ट्रेस किसी भी बॉडी में हो, स्ट्रेन किसी भी बॉडी में हो। स्प्रिंग कांस्टेंट या इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, ये इसके दो नाम है। जल्दी से के का यूनिट बताओ। के का यूनिट, के का यूनिट, के का यूनिट न्यूटन पर मीटर। ये देखो, के बराबर हो गया एफ ओवर एक्स। न्यूटन डिस्टेंस, मीटर न्यूटन पर मीटर। सही, ठीक है। अब ये बताओ कि इस बॉडी के लिए क्या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए? जो पहले तुमने, ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, लेकिन क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? राइट, ये भी यूज हो सकता है। ये बोलता है हर वो उस बॉडी में इस्तेमाल करो जिसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो इसमें भी है, तो इसके लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। मतलब जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो ये दोनों फॉर्मूला यूज हो सकता है। तीसरी बात, जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, स्प्रिंग के साथ ये जो बॉडी अटैच है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला, हाँ, इससे भी निकाल सकते हैं, बल्कि हम लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे, ए बराबर होता है के ओवर एम इंटू एक्स। के इंटू एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम बॉडी का मास, ये भी कांस्टेंट होता है, एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो यूज करते हैं। इससे आप क्या निकाल लोगे? एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये, हाँ, ये इन दोनों को कंपेयर करके निकालते हैं। कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा, लेकिन हमें तो डायरेक्ट चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर? तो अभी तो हमने आपको सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, अभी इसके मेन टॉपिक पर आएंगे। नहीं नहीं, अभी मेन टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। इसका मेन टॉपिक है प्रोजेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी ऑन डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अभी उस मेन टॉपिक पर आएंगे। यहां तक पहले कोई प्रॉब्लम है? ये भी हमने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। यहां तो कोई सवाल है तो पहले करो। करेंगे, करेंगे, लेकिन पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हम ले ले, फिर करते हैं। अभी 1 घंटा पहले इस टॉपिक पे लेक्चर करते हैं, फिर और फिर कल कंप्लीट करके फिर एमसीक्यूज पे आ जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, इसमें कोई सवाल है? इसमें कोई सवाल नहीं है।